अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है और इसका पीएसएक्स पे क्या कह लें कि असरअंदाज किस तरीके से होता है ये। तो सबसे पहली बात ये है कि ये इंटरेस्ट रेट कौन अनाउंस करता है, और इसको ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिलीज़ किया जाता है। इसके अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उसको, और फिर अब ये सेक्टर वाइज किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है आज हम इसको देखेंगे, और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी इंटरेस्ट रेट साइकिल के अकॉर्डिंगली कैसे हम प्लान कर सकते हैं अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, अपनी स्विंग ट्रेड्स को लेकर। तो उसके ऊपर आज का डिस्कशन रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट होता क्या है। तो इंटरेस्ट रेट वो रेट होता है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करता है। ये पैसे उधार लेने की कॉस्ट होती है। अगर रेट बढ़ता है तो लोन्स महंगे हो जाते हैं, और अगर कम होता है तो लोन्स सस्ते हो जाते हैं। यही रेट जो है वो स्टॉक मार्केट के ऑलमोस्ट हर सेक्टर को जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है। यानी जो इंटरेस्ट रेट है उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहता है पीएसएक्स के ऊपर। अब वो किस तरीके से रहता है इसको समझते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो लोग जो है वो बैंक्स और सेविंग स्कीम्स में पैसे डालने लग जाते हैं और स्टॉक्स बेच देते हैं। और जब रेट कम हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, पीएसएक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो रिटर्न्स हैं वहाँ ज़्यादा मिलते हैं। यानी कि अगर हम इसको आसान लफ्ज़ों में समझें कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा होता है तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बैंक्स की तरफ बढ़ जाता है, उनके म्यूचुअल फंड्स की तरफ बढ़ जाता है। तो ज़्यादातर जो मनी इन्वेस्टमेंट के प्लान्स हैं वो फिर म्यूचुअल फंड्स जो हैं उसका दौर, उसका एरा जो है वो नज़र आना शुरू होता है। अदरवाइज जो है आप कह लें कि आपको पीएसएक्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट में नज़र आता है। और इसीलिए जो रेट चेंज है वो मार्केट पर जो है वो एक डायरेक्ट किस्म का जो रिएक्शन है वो देता है। अब हम ये देखते हैं कि सेक्टर वाइज किस तरह का इन्फ्लुएंस रहता है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो हाई इंटरेस्ट रेट पर बैंक्स का प्रॉफिट बनता है, क्योंकि ऑब्वियसली बैंक्स ने ही लोन्स रिलीज करने, सारी चीज़ें उन पर डिपेंड कर रही हैं। तो जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं वो भी इंक्रीज कर रहे होते हैं, और अल्टीमेटली जो उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी सेल्स है, उनकी प्रोडक्ट का बिकना है वो भी इंक्रीज कर जाता है। तो इसलिए उस बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है इन्वेस्टर का। जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होते हैं वो इंप्रूव हो रहे होते हैं इसके अंदर। लो रेट पर उनका प्रॉफिट कम होता है। तो इसमें फॉर एग्जांपल आ जाते हैं आपके पास एमसीबी आ जाता है, एचबीएल आ जाता है, मिजान बैंक है, बीओपी है। इसमें मैंने शरिया नॉन शरिया दोनों रख दिए हैं। आप कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम भी है मौजूद इसमें एग्जांपल में। तो इसमें इन्वेस्ट करते वक्त पहली प्रेफरेंस आपकी हमेशा, हमेशा प्रेफरेंस आपकी शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स ही होने चाहिए, और अगर नहीं तो फिर वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है और आपको अपने इस्लामिक स्कॉलर से उसको कंसल्ट कर लेना चाहिए। अब अगर हम बात करें सीमेंट सेक्टर की, या सीमेंट और कहले के कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो हाई रेट, जब भी इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो लोगों को लोन्स जो है वो महंगे मिलते हैं, तो कंस्ट्रक्शन जो होती है वो स्लो हो जाती है इस दौरान में। सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, इनकी डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है। लो रेट पर लोग बिल्डिंग्स और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बढ़ रहे होते हैं, तो सीमेंट की डिमांड वापस बढ़ जाती है। तो जब भी आपको पता चलता है कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो गए हैं, पॉलिसी आई है कि इंटरेस्ट रेट कम हो गए, तो उस वक्त में आप जो है वो सीमेंट सेक्टर और स्टील के अंदर जो है हाई डिमांड देख सकते हैं। अदरवाइज जो है आप कंस्ट्रक्शन के अंदर हाई डिमांड को नहीं देखेंगे। अब इसमें एग्जांपल आ जाती है लकी सीमेंट की, डीजी खान सीमेंट की, महफिल लीफ की, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो आप इस सेक्टर के अंदर अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं कि पॉलिसी के मुताबिक आप कब इसमें एंट्री लेना चाहते हैं। अब अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो कार फाइनेंसिंग स्कीम्स जो हैं, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वो महंगी हो जाती हैं। तो लोगों को जो लोन्स हैं
गाड़ी के लिए वो जो है महंगे मिलने लगते हैं हाई रेट के ऊपर। जो फिर अब जब लोन महंगे होंगे तो ऑब्वियसली फिर वो कार को फाइनेंस कराना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, और जब कार को फाइनेंस कराना मुश्किल होगा तो इसका मतलब है कि जो गाड़ियों की सेल्स हैं वो ड्रॉप हो जाएंगी। और लो रेट का मतलब ये कि इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ेगी, यानी कि कार ज़्यादा से ज़्यादा बिकेंगी, और जब कार ज़्यादा से ज़्यादा बिकेंगी तो फिर ऑब्वियसली कंपनी की सेल्स बढ़ेंगी, कंपनी की सेल्स बढ़ेंगी तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वो उसमें इन्वेस्ट करेगा, स्टॉक की प्राइस अपसाइड पे जाएगी। सो आप इन तमाम, ये एक चेन की तरह है, तो आपको हर पॉइंट को आपस में कनेक्ट करना होगा हर पॉलिसी के साथ, कि जो भी पॉलिसी आई है उसका इम्पैक्ट किस तरीके से पूरे के पूरे सेक्टर पे जा रहे हैं, और फिर आप उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर हम एनर्जी एंड ऑयल सेक्टर के हवाले से बात करें तो एनर्जी सेक्टर पर जो रेट का असर है वो ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ऑयल एंड गैस की जो कीमतें होती हैं वो ज़्यादातर ग्लोबल डिमांड से इफेक्ट हो रही होती हैं, यानी जो ग्लोबली पॉलिसीज़ चल रही हैं या ग्लोबल के कह लें कि इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा रहता है एनर्जी सेक्टर के ऊपर। लेकिन कभी कभी जो है ना वो रुपी स्टेबल होने से भी इनको प्रॉफिट इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन मेजर इन्फ्लुएंस जो है वो बाहर की कंपनीज़ का ही रहता है, और इसमें फिर अच्छी कंपनीज़, ये मतलब एक स्टेबल सेक्टर रहता है क्योंकि हमारे पास इनकी डिमांड भी हमेशा रहती है। सो इस में जो कंपनीज जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे सकती हैं वो मारी हो जाता है, ओजीडीसी है, पीपीएल है, पीएसओ है, एसएनजीपी है, और ये सब वो कंपनीज हैं जो एक कह लें ब्लू चिप स्टॉक्स भी हैं, KMI 30 में भी शामिल हैं, शरिया कॉम्प्लाइंट भी हैं। और इनमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा आपको अपने इन कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस को करना चाहिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना चाहिए और फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन कैसे ली जाती हैं, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप उसके थ्रू किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ईजिली एनालाइज कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर हम बात ये करें कि फूड और FMCG सेक्टर के अंदर कि किस तरीके से ये आपका एक्ट कर रहा होता है, तो नेस्ले हो गया, यूनिलीवर हो गया, एंग्रो फूड्स हो गए, ये जो कंपनीज हैं ये हमेशा स्टेबल रह रही होती हैं। जंग हो, इन्फ्लेशन हो, हाई रेट हो, लोगों को जो है वो पर्टिकुलर चीज़ें हमेशा चाहिए, और ऑब्वियसली ये चीज़ें रुक नहीं सकती। दूध हो गया, चाय हो गई, सोप हो गया, ये वो चीज़ें हैं जो एक काइंड ऑफ डिफेंसिव सेक्टर में आ जाती हैं, तो आपको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अब अगर हम फार्मा सेक्टर के हवाले से बात करें तो फार्मा की जो कंपनीज़ हैं वो रॉ मटेरियल क्या कर रही होती हैं, इंपोर्ट कर रही होती हैं। ये हमने इन्फ्लेशन वाले उसमें भी बात की थी। तो हाई रेट पर कभी कभी रुपी जो है वो स्टेबल होता है, तो उनका जो इम्पोर्ट कॉस्ट है वो कम होता है, इसलिए इम्पैक्ट न्यूट्रल या थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली। अब अगर हम रियल इस्टेट की बात करें तो रियल इस्टेट में जो फाइनेंसिंग है वो महंगी होने की वजह से नई कंस्ट्रक्शन स्लो हो जाती हैं, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिले हो जाते हैं, हाई रेट पर प्रॉपर्टी मार्केट डाउन होती है, लो रेट पर बूम कर रही होती है। सो इसमें भी आपका एक इन्फ्लुएंस यहाँ नज़र आ जाता है। इंश्योरेंस सेक्टर में आपको मोस्टली अगर आपने मूव भी करना है तो आप तकाफुल की तरफ मूव करें। अगर आपकी पर्सनल चॉइस है तो उसके हवाले से इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो अपने पैसे जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाती हैं। हाई रेट पर उनका जो रिटर्न होता है वो बढ़ जाता है, इसीलिए जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो हाई इंटरेस्ट पीरियड में स्ट्रॉन्ग रहता है। और अगर हम अब इन्वेस्टर बिहेवियर की बात करें कि इन्वेस्टर इस तमाम सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करता है, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर लोग सिक्योर ऑप्शंस की तरफ प्रेफर करते हैं, बॉन्ड्स हो गए और सेविंग अकाउंट्स हो गए, आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए, इस तमाम चीज़ों की तरफ मूव कर जाते हैं बहुत ज़्यादा लोग। लेकिन इसमें यह है कि ऑब्वियसली अगेन मैं वही बात कहूँगी कि हम ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पर चीज़ें विद टाइम न्यू नॉर्मल्स की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं, तो हमें थोड़ा सा वेट करना होता है, फिर अगेन मार्केट जो है आपकी स्टेबल होकर मूव करना स्टार्ट कर जाती है। तो रेट जो है जब भी कम होता है तो उसकी वजह से लोगों का जो रिस्क है वो लेने लगते हैं लोग रिस्क, तो रेट के कम होने पर रिस्क लिया जाता है, स्टॉक्स खरीद लिए जाते हैं। इसी वजह से PSX में जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज भी होती है। जब आपके जो SBP जो है वो रेट कट करती है तब ये आपको बूम्स देखने को मिलते हैं, बूम साइकिल्स देखने को मिलते हैं उस दौरान में। अब इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी हो क्या सकती है, तो आप ये देखें, उससे पहले हम अगर हिस्टोरिकल पैटर्न की बात कर लें कि जो अगर पॉलिसी रेट जो है वो 13.25% हो तो PSX का ट्रेंड क्या है कि मार्केट डाउन है, यानी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग हो गई है। 7% है तो मार्केट अप रही है क्योंकि लो रेट थे आफ्टर कोविड। अगर 22% था तो एक मिक्स इमोशन रहा क्योंकि इन्फ्लेशन भी थी और हाई फाइनेंसिंग कॉस्ट भी बढ़ गई थी। अब ग्रेजुअल कर्स जब आए तो बुलिश आउटलुक नजर आने लगी, चीपर बोरिंग्स हो गई, मोर इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल रही हैं। और अब जब इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी आई तो वो एक स्टेबल थी, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किए गए, सो उसकी वजह से मार्केट पर कोई खास इम्पैक्ट उसका नज़र नहीं आया। अब अगर हम इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली साइकिल्स को देख लें कि साइकिल्स
किस तरीके से मूव करते हैं, तो जब राइजिंग साइकिल्स किनके होंगे, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस हो गया, गोल्ड हो गया, तकाफुल हो गया, ये सारे जो हैं वो राइजिंग की तरफ मूव कर रहे होते हैं। आपका फूड भी इसी तरफ है। और अगर हम बात करें कि फॉलिंग की तरफ, तो सीमेंट, ऑटो, टेक, रियल एस्टेट, इनके अंदर आपको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो है स्लॉट के अंदर आपको कह लें कि फंडामेंटल कंपनीज में भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टेबल सेक्टर्स की बात करें तो उसमें आपके फार्मास्यूटिकल्स आ जाते हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट अपनी इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में करनी है उसको प्लान कर सकते हैं। अब अगर आपको मैं एक और चीज़ कहूँ कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अगर देख लें, कि कुछ की टिप्स को अगर हम देखें कि एसबीपी की जो पॉलिसी है आपको उसको मॉनिटर करना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को उसके मुताबिक रीबैलेंस कर सकते हैं। आप इमोशनल डिसीजन नहीं लेना कि अगर कोई पॉलिसी ज़्यादा में आ गई है तो आपने और आप किसी ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करा हुआ है जो नेगेटिव में है, तो उस वक्त में आपने उसको सेल नहीं करना है। अगर आपको उसमें प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिलता है तो आप उसको प्रॉफिट टेकिंग करें, अदरवाइज आप उसको होल्ड करें, क्योंकि अल्टीमेटली वो चीज़ किसी ना किसी और न्यूज़ की वजह से अपटेक हो जाएगी। और इसके अलावा आपको मिक्स्ड जो है वो सेफ एंड ग्रोथ सेक्टर्स के अंदर रहना चाहिए। शुरू से ही आपको ऐसे सेक्टर्स में रहना चाहिए जो मुख्तलिफ जगहों पे स्टेबल रहें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।